नमस्ते। अगली भाषा की डेफिनेशन शायद नंबर 11 की है। भाषा वैज्ञानिक, पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिक से वेंद्रीय है। उनकी परिभाषा जैसे के वैसे रूप में लेते हुए हमने उसके अनुवाद को हमने लिया है। उन्होंने अपनी परिभाषा के अंतर्गत कहा है कि भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। भाषा एक प्रकार का चिन्ह है और चिन्ह से तात्पर्य है उन प्रतीकों से जिनके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक संप्रेषित करता है। ये प्रतीक भी कई प्रकार के हैं, जैसे नेत्रग्राह्य, श्रोताग्राह्य एवं स्पर्शग्राह्य। भाषा की दृष्टि से वास्तव में श्रोताग्राह्य प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है। देखिए, अब तक हमने ध्वन्यात्मक शब्द, प्रतीकात्मक शब्द प्रयोग के लिए कार्यकलाप, क्रियाकलाप एक से लेकर दूसरों तक पहुंचाने का आदि के प्रकार से माध्यम के रूप में जिसका हम प्रयोग करते थे उसे भाषा कहा जाता था। इस प्रकार से परिभाषाएं देखी है। बल्कि इनकी परिभाषा के अंतर्गत वे कहते हैं सीधी तरह से कि भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। और चिन्ह का अर्थ तो हम जानते हैं, चिन्ह यानी संकेत है। स्पष्ट इस पहले ही शब्द के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि भाषा यह है। वे कहते हैं कि भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। चिन्ह, चिन्ह यानी संकेत, इंगित। हमने आगे कहा है कि चिन्ह से तात्पर्य उन प्रतीकों से है। चिन्हों से तात्पर्य चिन्हों से लगा उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक संप्रेषित करता है। जिनके द्वारा मनुष्य अपने विचार, खुद के विचार दूसरों तक संप्रेरित यानी वहन पहुंचाने का काम करता है। ये प्रतीक भी कई प्रकार के होते हैं। विचारों के आदान प्रदान करने के लिए प्रतीक कई प्रकार के, ये इन्फिनिटी होते, अनंत होते हैं। उसमें से कुछ गिने चुने हम देखते हैं कि भाई नेत्रग्राह्य, नेत्रग्राह्य ने आंखों से आंखों तक पहुंचने की कोशिश या उसके लिए जिन संकेतों का हम प्रयोग करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर कहूंगा कि आंखों के द्वारा कहना या आंखों में आंखें डालकर बोलना, इस प्रकार के संकेत है, इस प्रकार का एक प्रतीक है। फिर श्रोताग्राह्य, यूं ही गर्दन हिलाकर या कुछ न बोलते हुए भी हावभावों के द्वारा जो संकेत दिए जाते हैं, श्रोताग्राह्य यानी सुनने वाला उसे ग्रहण कर लेता है, उसे श्रोताग्राह्य कहते हैं। तीसरा जो प्रकार हमें दिखाई देता है कि स्पर्शग्राह्य। स्पर्शग्राह्य ये पे आंखों का भी काम नहीं है और कानों का भी काम नहीं है, ना जीवा का काम है। सिर्फ छूने की कोशिश वहां पे होती है, जैसे उंगलियों से काम करना, उंगलियां नचाना। किसी को उंगलियों से छूते ही गुदगुदी हो जाती है, तो इसके द्वारा भी कई संकेत हमें मिलते हैं, उसे स्पर्शग्राह्य कहा जाता है। भाई ऐसे कई प्रकार के प्रतीक दुनिया के अंतर्गत मौजूद है कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। बल्कि इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां पे श्रोताग्राह्य है, स्रोतग्राह्य है, वह स्रोतग्राह्य ही मनुष्य के लिए अनिवार्य है। स्रोतग्राह्य यानी जो हमने कहा है उसे श्रोता ने सुना है, ठीक ढंग से सुना है, ठीक ढंग से उसका आचरण कर लिया है, आत्मसात कर लिया है, उसे हम महत्वपूर्ण कह सकते हैं। बल्कि बात यह है कि ये तो प्राचीन काल के अंतर्गत चले गए। देवेंद्रिय जी ही प्राचीन काल के अंतर्गत चले गए।
ये काम कब चलता था संकेतों के द्वारा, वैसे आज भी चलता है वर्तमान समय के अंतर्गत, बल्कि बहुत तौर पर खास करके प्राचीन काल के अंतर्गत यह काम मनुष्य ने अनादि काल से लेकर संकेतों के द्वारा चलवाया। जैसे ग्रीन सिग्नल हम कहते हैं अंग्रेजी के अंतर्गत, हरी झंडी, हरा रंग, लाल रंग, सफेद रंग, ये कई प्रकार के प्रतीकों के द्वारा काम चलता है। कि काले झंडे दिखाना किसका प्रतीक है, ये निषेध का प्रतीक है। लाल झंडी दिखाना ये आगे चलने के लिए संकेत के रूप में दिया जाता है, सॉरी रुकने के लिए संकेत कर दिया जाता है। हरी झंडी ये आगे चलने के लिए संकेत किया हुआ दिखा देता है। यानी कहने का मतलब ये है कि आज वर्तमान समय के अंतर्गत इन्हीं प्रतीक चिन्हों के द्वारा हमारा काम नहीं चल सकता। इसीलिए इस परिभाषा के अंतर्गत भी चिन्ह शब्द का प्रयोग करने से हमें लगता है कि यह परिभाषा असंभव है या अति व्यापकता का दोष इसके अंतर्गत दिखाई देता है कि पूरी तरह से इस चिन्हों के द्वारा हमारा काम आज वर्तमान समय के अंतर्गत नहीं चल सकता, क्योंकि मनुष्य विचारशील प्राणी है और विचारशील प्राणी होने की वजह से उतने ही, यानी जितने बनवाए हमने 2-4 हजार होंगे, उतने संकेतों के द्वारा हमारा काम नहीं चल सकता। आज शब्दों की निर्मित निरंतर बढ़ती चली जाने लगी है, इसीलिए डेफिनेशन या परिभाषा हमें उचित नहीं लगती। अब आगे स्त्रुत्वा नामक वैज्ञानिक है, वह कहता है कि भाषा यादृच्छिक भाष प्रतीकों का तंत्र है जिसके द्वारा एक सामाजिक समूह के सदस्य सहयोग एवं संपर्क करते हैं। भाषा यादृच्छिक भाष प्रतीकों का तंत्र है जिसके द्वारा एक सामाजिक समूह के सदस्य सहयोग एवं संपर्क करते हैं। वह स्त्रोतवा की जो परिभाषा यादृच्छिक भास का अर्थ आभास, आभासों के प्रतीकों का तंत्र। देखिए इन्होंने भी प्रतीक चिन्ह के जगह पर प्रतीक शब्द का प्रयोग किया। वे सीधी तरह से ये कहना चाहते हैं कि भाषा यादृच्छिक निश्चित ऐसी शक्ति है कि भास यानी आभास के द्वारा उसके प्रतीकों के तंत्र के रूप में हमें दिखाई देती है, और जिसके द्वारा एक मनुष्य सामाजिक समूह के सदस्य सहयोग से संपर्क कर सकता है। यानी संकेतों के द्वारा, भास के द्वारा, आभास के द्वारा एक मनुष्य पूरे समाज को श्रोताग्राह्य के रूप में, संकेतों के रूप में आकर्षित करने का जहाँ पे काम होता है उसे वे भाषा कहना उचित समझते हैं। बल्कि इनकी परिभाषा के अंतर्गत भी हमें कई क्लिष्टता दिखाई देती है कि एक व्यक्ति जो बोलता है और बाकी खामोशी से सुन लेते हैं, उसके अंतर्गत वहन होता नहीं है। जहाँ पे वहन होता नहीं है, जहाँ पे प्रचलन होता नहीं है, जहाँ पे मैं कहूँगा कि यहाँ पे संप्रेषण होता नहीं है, तो वहीं पे भाषा कोई उचित नहीं है। क्योंकि भाषा एक से लेकर दूसरे तक, दूसरे से लेकर तीसरे तक इस तरह से निरंतर बहता हुआ झरना है, और बहता हुआ झरना होने की वजह से शायद इनकी परिभाषा के अंतर्गत भी हमें कुछ कमियां महसूस होती है।